पंजाब कांग्रेस का घमासान अब वहां पहुंच चुका है जहां यह समझ ही नहीं आ रहा कि कौन पार्टी के साथ है और कौन पार्टी के खिलाफ। ताजा मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने गांधी वाड्रा पर जमकर हमला बोला है और उनकी खूब धुलाई की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तिवारी पिछले कुछ समय से पार्टी से खफा हैं। उनके लगातार तीखे बयान पार्टी के खिलाफ आ रहे हैं। एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में मनीष तिवारी ने गांधी वाड्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में ऐसे नाम शामिल किए गए हैं जिनके कहने पर उनकी पत्नी भी वोट ना दे। गौरतलब है कि सीनियर कांग्रेस नेता होने के बाद भी तिवारी का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं है। कहा जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ नजदीकियों के कारण कांग्रेस ने तिवारी को स्टार प्रचारक नहीं बनाया है। वहीं तिवारी ने खुद भी कैप्टन के साथ अपने संबंधों की बात स्वीकार की है। पंजाब में 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और उससे पहले इस तरह के बयान निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। उनसे पहले एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अश्विनी कुमार के एक बयान ने पहले ही कांग्रेस की खटिया खड़ी कर रखी है। अश्विनी कुमार ने कहा था कि पंजाब विधानसभा चुनाव में नतीजे चौंकाने वाले होंगे क्योंकि वहां कांग्रेस चुनाव हार रही है और आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। करीब 46 साल कांग्रेस में रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी ने कांग्रेस से इस्तीफा भी दे दिया है। उनके इस बयान के बाद से पंजाब कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मनीष तिवारी G23 नेताओं का हिस्सा है या कांग्रेस के उन 23 सीनियर नेताओं का समूह है जिसने पार्टी की कार्यशैली, संस्कृति और हाईकमान को लेकर सवाल उठाते हुए एक चिट्ठी लिखी थी। इन नेताओं में गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, भूपेंद्र हुड्डा, पृथ्वीराज चौहान, शशि थरूर जैसे दिग्गज नेता भी शामिल थे। सियासी गलियारों में इन्हें ही G23 कहा जाता है। वहीं मनीष तिवारी ने यह भी कहा कि अगर कोई उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं करना चाहता तो यह उनका उत्तरदायित्व है। कार्यक्रम के दौरान मनीष तिवारी से उनकी और अमरिंदर सिंह की नजदीकियों के बारे में भी पूछा गया। इस पर उन्होंने दो टूक कहा कि वे इस बात से इनकार नहीं करेंगे। कई लोगों को उम्मीद थी कि वह भी उनके दूसरे कैबिनेट सहयोगियों की तरह अमरिंदर को गालियां देंगे, लेकिन यह उनका किरदार नहीं है। अमरिंदर के बारे में मनीष बोले कि कैप्टन से उनके पारिवारिक संबंध हैं और ये संबंध 50 साल पुराने हैं। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों का मतदान अब खत्म हो गया है, लेकिन कांग्रेस के सुपरस्टार कैंपेनर राहुल गांधी अब तक मैदान में नहीं दिखे हैं। राहुल गांधी छोड़िए, कांग्रेस के 80% स्टार कैंपेनर उत्तर प्रदेश से दूर ही हैं। राहुल गांधी अब तक सिर्फ यूपी में युवाओं के लिए मैनिफेस्टो जारी करते हुए दिखे थे। उनके यूपी चुनाव में अब तक सक्रिय न होने को लेकर तमाम कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं में तमाम तरह की चर्चाएं हैं। केवल प्रचार का जिम्मा प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके कुछ खास करीबी लोगों ने ही संभाल रखा है। माना जा रहा है कि कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं है। यही वजह है कि राहुल गांधी यूपी नहीं आ रहे हैं। कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं का एक वर्ग मानता है कि यूपी में प्रियंका गांधी खुद सक्रिय हैं, ऐसे में बाकी के 4 राज्यों में राहुल की व्यस्तता बढ़ी है। पंजाब में चुनाव प्रचार थमने के साथ ही वह यूपी में सक्रिय होंगे। पंजाब में विधानसभा चुनाव की वोटिंग 20 फरवरी को है। उस दिन यूपी में तीसरे चरण की वोटिंग होगी। ऐसे में चौथे चरण में वे यूपी के चुनावी मैदान में प्रचार करते हुए नजर आ सकते हैं। पहले 2 चरणों के चुनाव में अन्य राज्यों से केवल छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और दीपेंद्र हुड्डा और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ही प्रचार में हिस्सा लेने आए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या स्टार प्रचारकों में शामिल नेताओं के कार्यक्रम ही नहीं लगाए गए या प्रत्याशियों ने उनकी सभा में दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। इस पर कांग्रेस के ही एक नेता कहते हैं कि प्रत्याशी कैसे मांग करेंगे, जिनके कार्यक्रम लगाए जा रहे हैं वही नेता आ रहे हैं। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के रिश्तों में असहजता को लेकर कहा था। हालांकि इस बारे में प्रियंका ने भी जवाब दिया और इस तरह की बातों को नकारा। हालांकि कांग्रेसी नेताओं के बीच इसे लेकर चर्चा थम नहीं रही है। एक नेता कहते हैं कि कुछ तो सच्चाई है इस बात में, जो हम भी महसूस कर रहे हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि पूरा यूपी प्रियंका के हवाले कर दिया गया है और राहुल हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। अवैध रेत खनन का मामला पंजाब में सबकी जुबान पर है। सीएम चन्नी के करीबी रिश्तेदार के ठिकाने से 10 करोड़ मिलने के बाद से यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सीएम चन्नी खुद ही सवालों के घेरे में हैं। इस सवाल पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि मैंने 40 रेत माफियाओं की लिस्ट कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपी थी। अगर मैं रेत माफियाओं पर कार्रवाई करता तो पंजाब में कांग्रेस खत्म हो जाती। कैप्टन ने कहा कि मैं एक दिन कांग्रेस अध्यक्ष से मिलने गया। उस समय उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि पंजाब में ये रेत का कुछ गड़बड़ चल रहा है, कौन कौन कर रहा है ये सब। इस पर मैंने कहा कि ऊपर से नीचे सब है, किस किस का नाम लूं, किस पर एक्शन लूं और किसको निकालूं बाहर। मैंने उनको 40 से ज्यादा लोगों की लिस्ट दी और कहा कि सबको बाहर कर दूं, ऐसे में पार्टी ही नहीं बचेगी।
इस पर सोनिया गांधी ने कुछ नहीं कहा और चुप हो गई। कैप्टन ने कहा कि मैंने कभी सरकार में रहते हुए चरणजीत सिंह चन्नी को भ्रष्टाचारी नहीं बताया। चन्नी गरीब आदमी हैं, उनके एसेट्स मेरे से भी ज्यादा 170 करोड़ के हैं। ये कैसे गरीब हो सकते हैं? सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन्हीं के हैं। सोचना चाहिए कि 170 करोड़ का आदमी अगर गरीब है, ईडी ने जाकर पता नहीं उनके घर से कितने करोड़ रुपए बरामद किए हैं। उनके रिश्तेदार ने ईडी को लिख कर दिया है कि ये जो 10 करोड़ मिले हैं या सिर्फ रेत का नहीं है, ये पोस्टिंग ट्रांसफर का भी पैसा है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि लोग क्या समझते हैं मुझे नहीं पता। मैं 40 साल तक कांग्रेस में रहा और फिर जिस तरह से निकाला गया वह गलत था। सब एमएलए को कांग्रेस भवन में इकट्ठा किया गया और मेरे खिलाफ वोट दिलवाया गया। मैंने उनसे कहा कि यही बात है तो बता दो, मैं खुद इस्तीफा दे देता हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पूरा कॉन्सेप्ट बदल गया है। ये जो लोग G23 में बैठे हैं ये सभी सीनियर हैं। कभी उन्हें बुलाकर आप उनसे सलाह लेते हैं? जो कांग्रेस मैंने आज से 50 साल पहले देखी थी अब वो नहीं रही। कांग्रेस को लेकर अमरिंदर सिंह ने कहा कि देख लो क्या हो रहा है पार्टी में। अभी यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में पता चल जाएगा। अगर ये 20 सीट भी पंजाब में क्रॉस कर गए तो मैं इसे बड़ी बात मान लूंगा। अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैं संसद में 1980 में आया था, तब मेरी उम्र 30 साल थी और आज मैं 80 का हो गया हूँ। बताइए कोई अनुभव है या नहीं है? मुझे मालूम हो रहा है ना कि देश में और मेरे राज्य में क्या चल रहा है। G23 में कपिल सिब्बल, शशि थरूर, मनीष तिवारी ये सभी बैठे हैं। ये पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनसे कोई कुछ नहीं पूछता। उनके एडवाइजर कौन है? रणदीप सुरजेवाला। और उनका नाम क्या है? केसी वेणुगोपाल। ब्यूरो न्यूज ऑफ इंडिया। अश्विनी कुमार के कांग्रेस छोड़ने के बाद सोनिया गांधी एक बार फिर पार्टी के बड़े नेताओं के निशाने पर आ गई हैं। गुलाम नबी आजाद से लेकर मनीष तिवारी तक ने गांधी वाड्रा पर सवाल उठाए। अश्विनी कुमार के इस्तीफे पर कांग्रेस ने चुप्पी साध ली है, लेकिन G23 के नेता इस मामले को लेकर हमलावर हो गए हैं। उनका कहना है कि इस तरह से नेताओं का पार्टी छोड़ना जाहिर करता है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि पार्टी से वरिष्ठ नेताओं का बाहर होना गंभीर चिंता का विषय है। राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता आनंद शर्मा और लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने भी कहा है कि समय आ गया है कि पार्टी गंभीर आत्मनिरीक्षण करे। बता दें कि ये तीनों ग्रुप 23 में भी शामिल हैं। गौरतलब है कि G23 ने अगस्त 2020 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा था, जिसमें पार्टी में बड़े स्तर पर बदलाव का आह्वान किया गया था। वहीं आजाद ने कहा है कि यह बहुत चिंता की बात है कि एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। अश्विनी कुमार चौथे या 5वें पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य आजाद ने कहा कि इस दशा में बहुत आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। आजाद ने कहा कि यह कहना ठीक नहीं है कि ये नेता किसी व्यक्ति या पार्टी के इशारे पर कांग्रेस छोड़ रहे हैं। पार्टी के भीतर कुछ चीजें कट्टर कांग्रेसी नेताओं को भी असहज कर देती हैं। वहीं मनीष तिवारी ने कहा कि यह ऐसा होना पार्टी के लिए दुखद है। तिवारी ने कहा कि अश्विनी कुमार और मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में एक साथ काम किया। कई मुद्दों पर उनके और मेरे बीच मतभेद रहे हैं। एक कार्यकर्ता द्वारा पार्टी छोड़ने की भी दशा में आत्मनिरीक्षण होना चाहिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और G23 के एक अन्य नेता भूपेंद्र हुड्डा ने एक ट्वीट में लिखा कि अश्विनी कुमार के कांग्रेस छोड़ने की खबर दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। वह एक पुराने प्रिय मित्र हैं और एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अश्विनी कुमार जैसे बड़े लीडर द्वारा पार्टी छोड़ने को लेकर कांग्रेस आला कमान भले ही खामोश हो, लेकिन ग्रुप 23 के नेताओं ने एक बार फिर से अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि पार्टी इसे सामान्य तरीके से नहीं ले सकती, गंभीरता से उसे इसे लेना होगा। ब्यूरो न्यूज ऑफ इंडिया। पंजाब विधानसभा चुनाव में छिड़ी चुनावी जंग में अब कभी कुमार विश्वास भी कूद पड़े हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच सीधी टक्कर होती देख कुमार विश्वास ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए विश्वास ने कहा है कि वो आदमी कुछ भी कर सकता है। केजरीवाल पंजाब के सीएम या स्वतंत्र राष्ट्र खालिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। केजरीवाल के लिए भगवंत मान तो सिर्फ मोहरा है। गौरतलब है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को अपना सीएम फेस घोषित कर रखा है। कुमार विश्वास के इस सनसनीखेज बयान के बाद हंगामा मचना तय है। कुमार विश्वास कभी आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते थे, लेकिन केजरीवाल के साथ अपने विरोधों को लेकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। तभी से केजरीवाल कुमार विश्वास के निशाने पर रहते हैं। कुमार विश्वास ने एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि अरविंद केजरीवाल सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सबको समझना चाहिए, पंजाब एक राज्य नहीं एक भावना है। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसे मैंने यहाँ तक कहा था कि अलगाववादी संगठनों, देश से बाहर की ताकतों का साथ मत लो, लेकिन तब उसने कहा था कि सब हो गया है, तू चिंता मत कर और कैसे सीएम बनेगा, उसके पास इसका भी फार्मूला तैयार है। वो आज भी इसी राह में है। कुमार विश्वास ने आगे कहा कि या तो सीएम बनेगा या पपेट बना लेगा।
एक दिन केजरीवाल मुझसे कहते हैं कि मैं पंजाब का सीएम बनूंगा। मैंने कहा कि अलगाववादी ताकतें देश को तोड़ रही हैं, तो वो कहता है कि तो क्या हुआ, मैं तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। उन्होंने आगे कहा, मैंने केजरीवाल से कहा कि ये अलगाववाद है, 2020 का रेफरेंडम आ रहा है और पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है। इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा कि तो क्या हुआ, स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। विश्वास का कहना है कि केजरीवाल की सोच में यह है कि किसी भी कीमत पर सत्ता मिले। उधर कुमार विश्वास के बयान पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए कहा, पंजाब के भाइयों बहनों जागो, आम आदमी पार्टी के संस्थापक कुमार विश्वास की सुने। क्या केजरीवाल अलगाववादियों के साथ खड़े हैं? क्या केजरीवाल देश में अलगाववाद का समर्थन कर आजाद देश के मुखिया बनना चाहते हैं? क्या पंजाब में दिल्ली की कठपुतली बिठाएंगे? गौरतलब है कि आगामी 20 फरवरी को पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। पहले मतदान की तारीख 14 फरवरी तय थी, लेकिन रविदास जयंती के चलते चुनाव आयोग ने मतदान की तारीख 20 फरवरी कर दी है। मतगणना 10 मार्च को होनी है। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। कहते हैं कि वक्त कब बदल जाए ये ऊपर वाले के सिवा कोई नहीं जानता। देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत में कभी कद्दावर नेता माने जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भी यही हुआ है। यूपी विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तेजी से चर्चा पाकर पटल पर छाए थे, उसी तेजी से वो पटल से गायब भी हो गए हैं। हालत अब यह है कि चर्चा में बने रहने के लिए मौर्य को जाति जाति का खेल खेलना पड़ रहा है। अब खुद की सीट हारने की कगार पर खड़े मौर्य यूपी चुनाव में जाति का सहारा लेकर अपने समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और अब समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार पर निशाना साधने की कोशिश करते हुए कहा है कि आदित्यनाथ की सरकार जाति देखकर अपराधियों पर कार्रवाई करती है। हालांकि इस बात का कोई आंकड़ा उनके पास नहीं है और ना ही कोई कारण उन्होंने बताया। बस वो चुनावी सभा में आए, मुंह खोला और बोल दिया। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, इससे मौर्य को कोई मतलब नहीं है। जालौन के कोंच नगर में एक पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के साथ जनसभा करने पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि योगी सरकार जातिवाद कर रही है, जातिवाद के समंदर में डुबकी लगा रही है। अगर कोई योगी के बिरादरी का अपराधी है तो बहुत पाक साफ है, अगर उनकी बिरादरी के अलावा किसी गैर बिरादरी का है तो उसका एनकाउंटर होता है। दरअसल मौर्य पूर्व सांसद धनंजय सिंह के सहारे योगी पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे थे। मौर्य ने कहा कि योगी के बिरादरी का कोई अपराधी है तो पुलिस लाइंस के बगल क्रिकेट खेलता है, लेकिन अन्य कोई होता है तो उसका एनकाउंटर होता है। धनंजय सिंह पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, उसके बावजूद वो खुलेआम पुलिस लाइन के बगल में क्रिकेट मैच खेल रहा है। मौर्य ने दूसरे चरण के चुनाव में शाहजहांपुर में हुई सपा बूथ एजेंट की हत्या का भी जिक्र करते हुए कहा कि सपा कार्यकर्ता की निर्मम तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि मौर्य को इस बात की कोई खबर नहीं है कि सपा बूथ एजेंट की हत्या में उसी की बिरादरी के आदमी का नाम सामने आया है और यह घटना पूरी तरह चुनावी प्रचार में घटित एक अप्रिय घटना थी। लेकिन जाति धर्म के खेल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से जाति का खेल खेल कर क्या साबित करना चाहते हैं ये तो वही जाने। लेकिन फाजिल नगर में उनकी संभावित हार ने शायद उनके होश उड़ा दिए हैं और इसीलिए उन्हें यह सब करना पड़ रहा है। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश की सियासत में कानून व्यवस्था पर सरकारें बनती रही हैं और गिरती भी रही हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की सरकार लचर कानून व्यवस्था की वजह से चली गई थी और भाजपा ने सरकार बनाकर योगी को मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन समाजवादी पार्टी ने शायद अब तक कोई सीख नहीं ली है। तभी तो उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले के रुद्रपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी रामभुवल निषाद की रैली में उनके समर्थक असलहों के साथ चले आए और लहराते हुए चुनाव प्रचार किया। पुलिस को जब इसकी खबर लगी तो उसके हाथ पांव फूल गए और कार्रवाई की गई। खबर के अनुसार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रामभुवल निषाद के जनसंपर्क कार्यक्रम में 2 समर्थकों के पास असलहा मिलने के बावजूद पुलिस ने सिर्फ कागजी कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सपा प्रत्याशी निषाद 2 लाइसेंसी असलहाधारियों के साथ 12 फरवरी को चुनावी जनसंपर्क करते दिखाई दिए थे। सपा प्रत्याशी रामभुवल निषाद मदनपुर कस्बे में प्रचार कर रहे थे। पूर्व मंत्री के साथ प्रचार के दौरान 2 असलहाधारी भी मौजूद थे। इस पर पुलिस ने धारा 144 का उल्लंघन और कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का उल्लंघन पाया है। बताया जाता है कि दोनों असलहे एक सपा प्रत्याशी रामभुवल निषाद तथा एक उनकी पत्नी के नाम पर है। पुलिस ने इस मामले में रामभुवल निषाद और उनके समर्थकों के खिलाफ आर्म्स एक्ट, आचार संहिता उल्लंघन और कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस का दावा है कि दोनों असलहों का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दरअसल सपा प्रत्याशी के जनसंपर्क का वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया और SHO मदनपुर के COG नंबर पर भेज दिया था, जिसके बाद थाना मदनपुर प्रभारी भवानी बिखम मौके पर पहुंचे मगर असलहों को जब्त नहीं कर सके। उन्होंने सपा प्रत्याशी निषाद और उनके समर्थकों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम, आदर्श चुनाव आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन का केस दर्ज कर लिया है। थाना मदनपुर प्रभारी ने बताया कि स्क्रीनिंग कमेटी ने रामभुवल निषाद को असलहा जमा न कर घर पर रखने की छूट दी थी, लेकिन प्रतिबंधों के बावजूद सपा प्रत्याशी इसे लेकर चुनाव प्रचार कर रहे थे, जो पूरी तरह वर्जित है। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।